सिमरन ने बहुत अच्छा रिकैप दिया। कल हमने बात शुरू की थी इस पॉइंट से कि इंटर और इंट्रा में क्या फर्क होता है। हमने बात की थी कि हमने स्पोर्ट्स कंपटीशन की एग्जांपल दी थी। अगर आपके यहाँ कहा जाए कि जी इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन है तो इसका मतलब क्या कि जी डिस्ट्रिक्ट्स के दरमियान सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का आपस में मुकाबला हो रहा है। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंट्रा कंपटीशन हो रहा है, तो वो तमाम कॉलेजेस जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं उनके दरमियान कंपटीशन हो रहा है। मसलन सिराजुद्दौला, सिटी कॉलेज वगैरह वगैरह, ठीक है, फॉरमैन कॉलेज, इन तमाम का आपस में कंपटीशन हो रहा है। यहां से हम बात को आगे लेके चले। हमने कहा कि जो इंटरनेट का वर्ड है ये भी कोई जादू की चीज, कोई अजीब कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसको देख के हम लोग परेशान हो जाए। इंटरनेट भी इसी चीज का मतलब है कि नेट्स को आपस में जुड़ जाना, जैसे इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन, डिस्ट्रिक्ट्स के दरमियान कंपटीशन, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बात की नेटवर्क क्या होता है। चंद कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया, ये बन गया नेटवर्क। उन नेटवर्क्स को आपस में जोड़ दिया तो ये बन गया इंटरनेट, ओके। यहाँ पे फिर हमने एक और बात की कि हम इन अल्फाज से परेशान ना हो। जैसे हम कहते हैं नेट पैकेज नहीं है, ठीक है, क्या नेट काम नहीं कर रहा। अब वहां से हमारी क्या मुराद है, किस चीज के लिए हम ये नेट का वर्ड यूज कर रहे होते हैं, इसके मैंने कहा कि हम आगे चल के इसकी डिटेल पे बात करेंगे। यहाँ एज ए कंप्यूटर लिटरेसी के स्टूडेंट की हैसियत से आपको पता होना चाहिए कि नेट में और इंटरनेट के दरमियान क्या फर्क है। नेटवर्क और इंटरनेट क्या चीज है। नेटवर्क छोटा सा हो गया, चंद कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, इन्हीं नेटवर्क्स को आपस में जोड़ दो तो क्या हो गया, इंटरनेट। उसके बाद हमने बात शुरू की थी, हमने अगली बात आज थोड़ा सा मैं दोबारा रिकैप दे रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं दोबारा रिकैप दे रहा हूँ। हमने बात यहां से शुरू की थी कि हमें मालूम है कि जी कुछ अर्से पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था, जहां से विड्रॉ किया। उससे कुछ अर्से पहले उन्होंने इराक पर अटैक किया था, और 90s के अंदर जब आप में से अक्सर लोग पैदा नहीं हुए थे उस वक्त भी उन्होंने इराक पर अटैक किया था, गल्फ वॉर कहलाई थी। और हमने यहाँ पे सवाल पूछा था कि आपके ख्याल में क्या वजह बनी थी जिसकी वजह से यूएस ने इराक पे अटैक किया था। जी मैडम, क्यों किया था? जी जी जी, आप कल आपकी क्लास में, राइट, ऑयल की वजह से। मैडम ने बताया कि जी यूएस का जो अटैक था इराक के ऊपर, उसके पीछे ये कहा जाता है ऑयल की वजह से। ऑयल एक बहुत कीमती रिसोर्स है, पूरी दुनिया को चला रहा है, ठीक है, और उस ऑयल की खातिर उन्होंने उनको वहां पे चीप लगा कि हम वहां पे अटैक करके उनके ऑयल रिजर्व्स पे कब्जा कर लें। ये हमारे लिए निस्बतन चीप है बनिस्बत कि हम उनसे कारोबार करें। अब इसका मतलब ये हुआ कि तारीख में हम ये देखते हैं कि जब भी कोई चीज कीमती रिसोर्स होती है, कोई कामयाब रिसोर्स होती है, ठीक है, जो कम पाई जाती है, जिसकी बड़ी वैल्यू है, तो लोग उसकी खातिर जंग करने को भी तैयार होते हैं। आज से 400-500 साल पहले जब खिलाफत उस्मानिया मौजूद थी, ठीक है, जिसके आपके यहाँ टर्किश ड्रामे भी मौजूद है, उस जमाने में आपके ख्याल में वो कौन सी रिसोर्स थी जिसके लिए लोग एक दूसरे से जंग करने को तैयार होते थे? जी, गरम मसाले। जी, सबा क्या ख्याल है? कह रही गरम मसाले, क्या लग रहा है आपके ख्याल में? ऐसा मुमकिन है कि गरम मसाला किचन में होता है ना, राइट, उसकी खातिर जंगें हो सकती हैं? हो सकती है, कैसे? आप, मन्हा नाम है आपका, राइट जी, मन्हा। आज वो चीज जो बहुत कॉमन पाई जाती है, जो आप अगर किचन में झाड़ू सही से लगाए तो आपको कोई ना कोई लौंग के या इलायची के कुछ टुकड़े पड़े हुए मिल जाए, उसके कुछ पीसेस मिल जाए। आज वो चीज जो इतनी कॉमन होती है, जिसको आप चाय में भी डाल देते हैं और खानों में इतनी बेताश इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किसी जमाने में ये चीज इतनी वैल्यूएबल थी कि इसकी खातिर जंगें होती थी। 200 ग्राम का पैकेट जो हम आराम से शॉप से खरीद के ले आते हैं, वो 200 ग्राम का पैकेट किसी के पास होता था तो वो इंतहाई दौलतमंद आदमी समझा जाता था। वो जो ट्रेड रूट्स थे, उन समंदरी रास्तों जिनके जरिए से ये यहाँ पहुंच के यहाँ से वो चीजें परचेज करते थे, इंडोनेशिया में बनता था, ठीक है, वहां से वो इंडिया आता था, इंडिया से अफ्रीका, अफ्रीका से फिर आपका टर्की, टर्की से यूरोप। ये पूरा का पूरा ट्रेड रूट जो था, इसको इंतहाई हिफाजत की जाती थी। वास्को डी गामा नाम शायद सुना हो, वो इंडिया क्यों आए थे? वो इन्हीं मसालों की तलाश में आए थे। वो यहाँ आए तो उनको पता चला कि भाई यहाँ नहीं उगता, यहाँ से आगे उगता है। कल हमने इसके बारे में बहुत डिटेल्स में बात की। फिर हमने अगली बात ये की कि जी गरम मसाले, एक जमाना था गरम मसालों के लिए लोग लड़ रहे हैं। आगे चल के फिर एक अलग दौर आया कि लोगों ने आपस में जो लड़ाइयां हुई वो इस चीज पे हुई कि हम नए इलाकों को, नई जगहों को दरियाफ्त करें। मिसाल के तौर पे इसी जमाने में आपका अमेरिका दरियाफ्त हुआ, राइट।
तमाम उस जमाने के सुपर पावर्स थे, चाहे वो स्पेन हो चाहे वो पुर्तगीज हो, सब ने अपने अपने लोगों को खूब ज्यादा उन्होंने फंडिंग दी कि आप जाके, हम आपका काम बस इतना है कि आप नए इलाके दरियाफ्त करें और वहां पे जाके अपनी हुकूमत कायम करें। उसी जमाने में अफ्रीका को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया गया। ओके, उस जमाने की बात है, अमेरिका वगैरह तमाम जगहों पे ये लोग जाते रहे नए नए ट्रेड रूट्स मालूम करने के लिए, आगे नए ट्रेड रूट्स और नई जगह को मालूम करने के लिए। आज के दौर में जब हम बात करते हैं, आम सी बात है कि मेरा फला रिश्तेदार अमेरिका में है, उस जमाने में ऐसा नहीं, तो उस जमाने में नई दुनिया थी। उस नई दुनिया की तलाश के लिए भी लोग जो थे हैविली इन्वेस्ट करने को और जंग करने को तैयार थे। जमाना बदला, हालात बदले, अगली जो जंग शुरू हो गई वो ट्रेड रूट्स के ऊपर, तिजारती रास्तों के ऊपर। नेपोलियन का नाम सुना है? सुंदस। नेपोलियन कहां से था, किस जगह से ताल्लुक था उसका? कल आदिल ने बताया था। सुंदस के पीछे जो बैठी हुई है, नेपोलियन साहब कहां से थे, कहां ताल्लुक था उनका? फ्रांस। ओके, फ्रांस से इनका ताल्लुक था। ठीक है, उस जमाने में नेपोलियन ने जो वॉर्स हुई, जो नेपोलियन की फ्रांस और आपके इंग्लैंड के दरमियान जो वॉर्स हुई, वो ट्रेड रूट्स के ऊपर ही हुई, तिजारती रास्तों के ऊपर हमारा कब्जा हो, जो भी तिजारत के लिए जाए समंदरी जहाज, वो हमें तावान देके जाए। इसी जमाने में वो हमारे यहाँ पे आए अंग्रेज, और आए तो फिर गए नहीं। आपने शायद सुना हो कि टीपू सुल्तान जब लड़ रहे थे अंग्रेजों से, तो उसके वक्त उनके साथ फ्रांसीसी जनरल भी थे, फ्रांसीसी जनरल्स भी उनकी, या उनकी फ्रांसीसी जो आर्मी थी, जो उनका असला था, वो उनकी मदद के लिए मौजूद था। अगरचे वो उसके बावजूद नाकाम हुए, लेकिन कहने का मकसद क्या था कि वो वॉर, वो आपस की जो जंग थी, वो इंडिया तक पहुंची हुई थी कि इंडिया के अंदर टीपू सुल्तान साहब जो है उनको फ्रेंच सपोर्ट कर रहे हैं, और वो मुकाबला किससे कर रहे हैं? अंग्रेजों से। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, आगे चल के एक जमाना ऐसा आया कि ज्यादा जो जरूरत पड़ गई, कि जिस चीज की ज्यादा वैल्यू हो गई, वो हो गई मिनरल रिसोर्सेस। जिसकी क्यों जरूरत पड़ गई? क्योंकि उस जमाने में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। तारीख में पहली दफा आपके यहाँ इंडस्ट्रीज लगने लगी। इंडस्ट्रीज का से पहले कॉन्सेप्ट नहीं था। मैंने क्या कहा था, तारीख में अक्सर लोग हमेशा किस जरिए से अब कमाई करते रहे, उनकी रोजी रोटी किस चीज से रही है? एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर से उनका रोजी रोटी चलती रही। मिसाल के तौर पे एक बंदा हल चला रहा है, ठीक है, तो दूसरा बंदा उस हल को बनाने वाला है, राइट, उसके मेंटेन करने वाला है। तीसरा बंदा हल चलाने वाला, जानवर का ख्याल रखने वाला है। पांचवा बंदा जो है, चौथा बंदा जो है, वो जानवर का इलाज करने वाला है। तमाम की जो रोजी रोटी थी वो उसी एग्रीकल्चर लैंड से वाबस्ता थी। तारीख में रुबाब क्या हुआ? पीछे क्या नजर आ रहा है? तारीख नजर आ रही है। तारीख में पहली दफा जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो लोगों ने शहरों की तरफ रुख किया। शहरों के अंदर, सभा में क्या कह रहा हूं मैंने, क्या कहा अभी? बेटा लिखने की जरूरत नहीं है, बात गौर से सुनो, लिखने का कोई फायदा नहीं, समझ में तुम्हें वैसे भी नहीं आना, बंद करो मेरा। ये बात मैं पहले दिन से बता रहा हूं कि लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारा क्या हुआ, बात कहां पहुंची थी? लोगों ने पहली दफा शहरों के ऊपर उन्होंने उनका रुझान होने लगा, जो शहरों की तरफ आने लगे रोजगार की तलाश में। आपका स्टील इंजन बना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आपके लगने लगी। इस जमाने में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की थी? रॉ मटेरियल्स की। आपको कोयला चाहिए स्टीम इंजन चलाने के लिए, आपको मिनरल्स चाहिए जिनको आप यूज करते हुए, फॉर एग्जाम्पल आपको ओर चाहिए, ठीक है, खाम आयरन, जिसको आगे चल के आप लोहे के अंदर कन्वर्ट कर सके, स्टील में कन्वर्ट कर सके। इसीलिए वो इंडिया में यहाँ पे बैठे रहे कि यहाँ से वो खाम माल लेके जाते थे और उसको अपनी जगह जाके उसका एक फाइनल प्रोडक्ट बना के वापस यहाँ बेचने के लिए आते थे। आपने स्टीम इंजन की वजह से बड़ी बड़ी आपने कॉटन की आपने फैक्ट्रीज बना दी, राइट, कपड़े की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बना दी, लेकिन उसको चलाने के लिए कॉटन चाहिए। कॉटन कहाँ पर है? इंडिया में। वक्त गुजरता है, हालात बदलते हैं, चीजों के साथ साथ वो चीजें जो आज आपको बहुत कॉमन लगती हैं, कल जब हमने क्लास में गरम मसाले की बात की थी तो मेरे ख्याल में किसी को यकीन नहीं आ रहा था, राइट। अब देखो ये वाली बात आज के दौर में अगर मैं कहूं कि किसी जमाने में अमेरिका को दरियाफ्त करने के लिए लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे, आज आपकी कौन सी बड़ी बात है हमें पता हो तो वहां पर है, लेकिन उस जमाने में ये बहुत बड़ी चीज थी। हर जमाने की अपने रिक्वायरमेंट्स और अपने तकाजे होते हैं। आज के दौर में अगर आपको नहीं लगता कि इस इलायची के ऊपर, ये अगर आपके पास ये लौंग और इलायची थी तो आप एक दौलतमंद आदमी समझे जाते थे। आज आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन एक जमाना ऐसा भी था। अब 20वीं सेंचुरी के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? मैंने ये बात अभी तक पूरी एग्जाम्पल से हमने ये बात समझ ली कि हमारे हर जमाने में, हर दौर में, हर सदी में, हर उसकी रिक्वायरमेंट्स के एतबार से हमारी चैलेंजेस बदलते रहते हैं। चैलेंजेस बदलते रहते हैं तो हमारी जो हमारी रिसोर्सेज को हम एक खास जगह पर लगाते हैं, वो चैलेंज को हम किसी तरीके से रिजॉल्व कर लें, हल कर लें। 20वीं सेंचुरी के अंदर कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज था? रुबाब।
20वीं सेंचुरी में कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज था? हुरिया के आगे जो बैठी हुई है, नाम बताइएगा, नाम दोबारा बताइएगा। वश्रा। ओके, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। कभी भी तारीख में इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर इंफॉर्मेशन कभी भी जनरेट नहीं हुई थी। इससे पहले हमने मालूम है कि जी प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, लोग हाथों से किताबें लिखते थे, ठीक है। 100 मील के अंदर एक किताब का मौजूद होना बड़ी बात होती थी। ज्यादातर लोगों की कम्युनिकेशन सारी की सारी जबानी चल रही थी उस जमाने में। इसी जमाने में आपके यहाँ ये लंबी लंबी नज्मों का, लंबे लंबे किस्सों का रिवाज आया। लोग उसको जबानी एक दूसरे को सुनाते थे और इसी तरीके से हिस्ट्री ट्रांसफर हो रही थी। लिखने लिखाने का रिवाज नहीं था। प्रिंटिंग प्रेस आया, किताबें बड़े पैमाने पर पब्लिश होने लगी। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो यही प्रिंटिंग के अंदर एक बड़ी तादाद में लोगों ने चीजों को प्रिंट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अब आपके पास ये इंजन की ताकत मौजूद है, आपके पास स्टीम की ताकत मौजूद है, जिसके जरिए से आप तेजी से चीजों को प्रिंट कर सकते हैं। जब एक मिसाल के तौर पे किसी भी गांव की आबादी 500-600 से ज्यादा नहीं, लेकिन अब शहरों के अंदर जब लाखों लोगों ने रहना शुरू कर दिया, अब इन तमाम लोगों का रिकॉर्ड मेंटेन करना, राइट, एक बहुत बड़ा चैलेंज। अमेरिका के अंदर मैंने कल मिसाल दी थी कि रॉकर फेलर के नाम से एक बहुत बड़े साहब थे। उनके पास ये बिजनेस था कि पूरे अमेरिका के अंदर उन्होंने रेलवे की लाइनें बिछाई है। अमेरिका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है और पूरे अमेरिका के अंदर वो रेलवे की लाइनें बिछा रहे। जब रेलवे की लाइनें बिछा रहे तो तमाम चीजों का हिसाब रखना, किससे पैसे लेने हैं, किसको पैसे देने हैं, कहाँ पे काम कहाँ तक पहुंचा, कहाँ का इंचार्ज कौन है, इस पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन रखना बहुत बड़ा चैलेंज था। अब 20वीं सेंचुरी के अंदर के सारे चैलेंजेस हमारे पास सामने आने लगे कि यार इतनी सारी इंफॉर्मेशन को हम किस तरीके से मैनेज करें। उस जमाने में कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसी पे काम किया कि हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सके, इंफॉर्मेशन को एक जगह पे जमा करके रख सके। ठीक है, सबा तशरीफ लाए, इस बात को रिकैप कीजिए, बोर्ड साफ कीजिएगा। एक्सप्लेन किया था। वैसे ये वाला रुबाब का सवाल था कि गरम मसाले में ऐसी क्या खास बात थी उस जमाने में, तो सबा ने कहा कि वो कम था। ये बात गलत है। ओके, इसका जो आंसर था वो मैं कल दे चुका हूँ। बहरहाल अब हमारा जो टॉपिक है वो गरम मसाले नहीं है, हमारा टॉपिक जो है वो नेट है, तो हम आगे चल लें। लिखने की जरूरत नहीं है। देखो फिर वही वाली बात है, क्लास के अंदर लेक्चर गौर से सुनो, लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स मिल रही है, लेक्चर के नोट्स भी मैं दे रहा हूँ। ओके, सब चीजें मिल रही है, तो लिख कर खामा खामा अपना मतलब क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो असल चीजें, मेरी बात गौर से सुनो, उसको समझने की कोशिश करो और क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करो। गलत आंसर देने पे अभी तक मैंने किसी को कुछ कहा है? बल्कि मेरा यही कहना है कि ना पार्टिसिपेट करना आपका, बैठ जाओ बेटा, अब अभी बैठ जाओ बस। ना पार्टिसिपेट करना आपका जुर्म है, गलत जवाब देना तो आपका हक है। 20वीं सेंचुरी के अंदर पहुंच के हमें मालूम हुआ कि यार इंफॉर्मेशन को मैनेज करना बहुत बड़ा एक मसला है। हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से मैनेज करें। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके लेकर आए। एक साहब थे टेड नेल्सन के नाम से। ओके, उन्होंने 1960s के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हाइपर टेक्स्ट का। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। हाइपर मत हो, ठीक है। हाइपर एक्टिव हुआ बच्चा, बच्चे ने चीनी खा ली है, मीठा खा लिया, हाइपर एक्टिव हो गया, राइट। तो मकसद है वो मोर एक्टिव, ज्यादा एक्टिव हो गया। बच्चे होते ही एक्टिव है, लेकिन हाइपर एक्टिव मतलब ज्यादा एक्टिव। हाइपर टेक्स्ट के अंदर जो टेड नेल्सन का कॉन्सेप्ट था, तो इस लफ्ज से आप लोग परेशान ना हो, मकसद सिर्फ इतना था कि भाई नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर कुछ चीजों का हमने इजाफा कर दिया। वो इजाफा क्या था? देखो, तारीख के अंदर हमेशा जब भी आपके पास कंटेंट आया है वो हमेशा सीक्वेंस में आया है। आपके पास किताबें आती हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ऐसा ही है। बल्कि हमारी क्लास के अंदर भी बात लोग को एतराज हो सकता है कि सर आउटलाइन के यूनिट्स को आप फॉलो नहीं कर रहे, हम आगे पीछे पढ़ा रहे हैं, हमने आगे वाले यूनिट से शुरू किया हुआ है, ठीक है, ऐसा ही है। फिर इसके अलावा अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कारोबार का हिसाब किताब आएगा, वो भी किसी सीक्वेंस में होगा, डेट्स के हिसाब से होगा, राइट, या वो जगहों के हिसाब से होगा, ठीक है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इस तरीके से वो लेकर आएगा ऑर्डर से, किसी न किसी सीक्वेंस में होगा। टेड नेल्सन साहब ने कहा कि यार ये जो सीक्वेंस वाली कहानी है ना, ये बहुत बड़ा मसला है। अब आप खुद सोचो, अगर मुझसे कहा जाए कि पूरे कराची के तमाम स्टूडेंट्स, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का डेटा तुमने जमा करना है, अब मैं अगर उसको सीक्वेंस में रखना शुरू करूं तो कितना बड़ा चैलेंज है ये। मैं इस क्लास के हद तक सीक्वेंस में डेटा मेंटेन कर सकता हूँ, ठीक है, चलिए क्लास के अंदर अराउंड 100 स्टूडेंट्स हैं हमारे, 70-80 एक्टिव होते हैं, हो जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन पूरे कराची की बात करें तो हमारे पास तो लाखों स्टूडेंट्स हैं, किस तरीके से डेटा मैनेज होता रहेगा। बार बार मैं सीक्वेंस में लगाता रहूं, ठीक है, यार ये देखो ये अरीबा का नाम आया है, ये जो अरीबा जो है ना, ये उसके बाद अनीका के बाद आएगी, ठीक है, या उसके बाद उसको लगाना है,
या वो अनिका का इंतकाल हो गया तो उसको ऊपर लेकर आ जाओ फॉर एग्जाम्पल। अब आप देखो कि डेटा का किस तरीके से आप चीजों को सीक्वेंस में रखने के लिए कितने आपको एफर्ट्स हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यार इस सीक्वेंस वाली कहानी को खत्म करो, हम ऐसा टेक्स्ट बनाए जिसके अंदर टेक्स्ट आपस में कनेक्टेड हो। हमारी एक डॉक्यूमेंट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट हमने बनाई, ये दूसरी डॉक्यूमेंट है। अब ट्रेडिशनल मॉडल क्या था, ट्रेडिशनल मॉडल होता तो हम यहाँ पे लगाते जी ये डॉक्यूमेंट नंबर हमारी 1 है, ये डॉक्यूमेंट नंबर हमारी 2 है, 1 के बाद 2 आता है, 2 से पहले 1 आता है। उन्होंने कहा इस सब चक्करों में छोड़ दो, ये 1 और 2 को छोड़ दो, अगर 1 और ये डॉक्यूमेंट आपस में रिलेटेड है तो इनके आपस में लिंक होगा, बस दैट्स इट। इस कॉन्सेप्ट का नाम उन्होंने रखा हाइपर टेक्स्ट। अगेन आज के दौर में आप बोलेंगे वही गरम मसाले वाली बात हो गई कि आज के दौर में आप बोलेंगे सर ये कौन सी बड़ी बात है। हम विकिपीडिया पे जाते हैं, विकिपीडिया पे हम जाके पाकिस्तान सर्च करते हैं तो वहां पे तो बहुत सारे लिंक्स आ रहे होते हैं। पाकिस्तान से हम कायद-ए-आज़म पे भी जा सकते हैं, गांधी पे भी जा सकते हैं, 1965 की वॉर पे भी जा सकते हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा पे भी जा सकते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है। आज के दौर में आपको ये चीज बड़ी नहीं लग रही। 1960s के अंदर ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था कि डॉक्यूमेंट्स को आपस में लिंक करना। अच्छा, बात सिर्फ ये नहीं कि डॉक्यूमेंट्स को आपस में लिंक करना, लिंक कैसे करना है ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था। अगर आपसे मैं कहूं कि यार आपके पास कागजात रखे हुए ना, अगर मैं आपसे कहूं कि आप लोग इस तरह से नोट्स को मेंटेन करो कि नोट्स आपस में लिंक्ड हो, आप लोग नहीं कर पाओगे, आप लोगों को खुद कंफ्यूजन होगा। आगे चल के अभी आप लोग की प्रैक्टिकम की जो फाइल बनेगी ना, आप लोग मेरे ख्याल में नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिकम होगा, तो उस सेमेस्टर में जब प्रैक्टिकम की फाइल मेंटेन कर रहे हो तो आप लोग को पता चलेगा कि फाइल मेंटेन करना ही कितना मुश्किल काम होता है। बाकायदा में शगुफ्ता या सर शजील आप किसी भी क्लासेस लेते रहेंगे कि प्रैक्टिकम की फाइल के अंदर आपने ये लगाना है, वो लगाना है, इसको इस तरह मेंटेन करना है और इस तरीके से मेंटेन करना है। अब वो प्रैक्टिकम की फाइल किस में होती है, सिक्वेंशियल ऑर्डर में। और ये जो मैं बात करूं हाइपरटेक्स्ट वाली कि डॉक्यूमेंट्स आपस में लिंक हो रही हो, इसको अपने किस तरह से मैनेज करने बहुत बड़ा चैलेंज है। तो टेड नेल्सन साहब का जो कॉन्सेप्ट था ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं थी। उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाने की कोशिश की, एक सेंट्रलाइज सिस्टम, ठीक है, ये हम ऑफिस में इंप्लीमेंट करेंगे। अच्छा, ये ज्यादातर लोग का ताल्लुक नहीं कि अमेरिका के डिफेंस से होता है। ये जो हमने जगहों की बात की ना, इसकी वजह ये है कि कंप्यूटर की जो पूरी इंडस्ट्री है, जो पूरी टेक्नोलॉजी के पीछे आपके यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, वजारत दिफा का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो खैर टेड नेल्सन साहब का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि जैसे यार हम यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर ये सिस्टम इंप्लीमेंट कर देंगे और डॉक्यूमेंट्स आपस के अंदर हम वहां पे कनेक्ट कर देंगे, इस तरह से काम चलेगा। लेकिन ये कोई मतलब ये पूरा काम वो कर भी नहीं सके, पूरा सक्सेसफुल हो नहीं सका। 1980s के अंदर 1989 के अंदर एक यूरोप का इदारा है सन के नाम से, CERN, ये न्यूक्लियर एनर्जी पे काम कर रहा होता है। यहाँ पे एक भाई काम कर रहे थे, उनको भी इसी किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था कि इतना सारा डेटा आ रहा है, ठीक है। जैसे आप अगर न्यूक्लियर की बात करें तो न्यूक्लियर के जो रिएक्टर्स के उसकी बेतहाशा डिटेल्स होती है, उसकी एक एक जो गियर होता है ना उसकी अपनी डिटेल्स होती है, वो खास तरह से होना चाहिए। अगर जरा से उसमें गलती हो जाए तो पूरा का पूरा प्लांट जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी का जो सेंट्रीफ्यूजल जो प्लांट होता है, पूरा का पूरा प्लांट तबाह हो सकता है। तो वो उनको भी इसी किस्म का चैलेंज का सामना करना पड़ा था कि हम किस तरह से नॉलेज को आपस में हम लिंक करें। यहाँ पे उसने बंदे ने बात की, उसने कहा देखो यार एक चीज करते हैं। अच्छा, फिर उसने ये भी सोचा कि देखो जब उसमें काम कर रहा था तो उसने कहा कि यार बात हम सिर्फ अपनी ना सोचे कि हमारे इदारे के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स जमा है, हम बात करें पूरी दुनिया की कि पूरी दुनिया के अंदर अगर डॉक्यूमेंट्स जमा है तो हम डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से आपस में लिंक कर सकते हैं। अब देखो ये जो डॉक्यूमेंट्स बनी है इसको आप लेट से आप कह लो कि जी ये पेज है, ओके। अब ये डॉक्यूमेंट है फॉर एग्जांपल ये आदिल की है, ये डॉक्यूमेंट जो है फॉर एग्जांपल रुबाब की है, ये डॉक्यूमेंट जो हो गई फॉर एग्जांपल बुशरा की हो गई, ठीक है, और ये हो गई फॉर एग्जांपल एलिस की। आपने कहा एलिस कौन है, तो यही तो बात है, हम दुनिया भर की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम दुनिया भर की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ वालों की बात नहीं कर रहे। और ये बुशरा भी इस कॉलेज की बुशरा नहीं है, दूसरे कॉलेज की बुशरा है, ठीक है, और आदिल भी किसी और शहर का है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि यार इन डॉक्यूमेंट्स को आपस में किस तरह से कनेक्ट करें। यहाँ पर उस बंदे ने कॉन्सेप्ट दिया, उसने कहा देखो यार एक डॉक्यूमेंट जो भी है उसको समझ लो पेज, ठीक है, और ये पेजेस आपस में लिंक हो जाए हाइपर टेक्स्ट की मदद से। जो काम आपके टेड नेल्सन साहब नहीं कर सके, उन्होंने प्रपोज तो किया था लेकिन पूरा का पूरा इंप्लीमेंट नहीं कर सके थे, उस काम को इन साहब ने इनका नाम था टेड बर्नर ली, ठीक है, इन साहब ने इस पूरे सिस्टम को अमली जामा पहना के दिखा दिया। कॉन्सेप्ट कब आया था,
1960s में, और उसको उन्होंने अमली जामा कब बनाया? 1989 के अंदर। अब उनका जो कॉन्सेप्ट था, उनका कॉन्सेप्ट ये था कि यार ये डॉक्यूमेंट्स आपस में लिंक हो, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट यहाँ से लिंक हो, ये डॉक्यूमेंट इससे लिंक हो, ये भी इससे लिंक हो रही है, ये इससे लिंक हो रही है, ये इससे लिंक हो रही है, ये डॉक्यूमेंट इससे लिंक हो रही है, ठीक है, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स आपस में लिंक हो रही है, ये यहाँ जा रही है, ये यहाँ जा रहा है। अब जब ये सारे आपस के ताने बाने जुड़ने लगे, ये डॉक्यूमेंट इससे, ये इससे, ये इससे, उससे ऐसा चल रहा है, उनको इसमें एक रिजेम्बलेंस नजर आई किस चीज की? मकड़ी के जाले की। मकड़ी का जाला सबने देखा हुआ, किसी का भी घर इतना साफ सुथरा नहीं होता कि उसके घर में जाले ना हो, बल्कि आप कॉलेज की लैब के बाहर भी देखो तो बाहर लटके हुए नजर आएंगे आपको। तो ये मकड़ी के जो जाले होते हैं, अगर आप गौर करें कि जो इनके धागे होते हैं ये आपस में बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, और जुड़ के हुए इंट्रिकेट सा डिजाइन बन रहा होता है, ऐसा ही है। यही उनका कॉन्सेप्ट था। उन्होंने कहा कि भाई ये जो हमारे पेजेस हैं ये आपस में हाइपरटेक्स्ट की मदद से कनेक्ट हो जाए। कनेक्ट हो गए तो उनको क्या चीज उसमें नजर आई? उनको वेब नजर आया। ओके, यार ये हम जो डॉक्यूमेंट्स की जो बना रहे हैं ना, ये एक बन रहा है वेब, ठीक है, और ये वेब कहां पर है? पूरी दुनिया के लिए, ऐसे ही। तो इसका नाम उन्होंने रख दिया वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, यहीं से आपका आ गया www। तो ये जो वेब का वर्ड है, वर्ल्ड वाइड का मतलब क्या हो गया? सोहा, फायदा, फायदा। वर्ल्ड वाइड का मतलब इंटरनेशनल। अब वेब का वर्ड उन्होंने क्यों रखा? डॉक्यूमेंट्स जब पेजेस जब हाइपर टेक्स्ट की वजह से आपस में मिल रहे, ओके, तो ये एक वेब बन गया। ओके, यहां से उस बंदे ने नाम रखा इसका वर्ल्ड वाइड वेब। अब वो चीजें जो टेड नेल्सन साहब नहीं कर सके थे, इन टिम बर्नर साहब ने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने कहा कि यार ये जो डॉक्यूमेंट्स आपस में ट्रांसफर होंगी ना, पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को हमने जोड़ दिया, तो ये आपस में कंप्यूटर्स को जोड़ दिया या आपस में ट्रांसफर होगी, तो इनको आपस में बात करने के लिए कोई जबान चाहिए। कौन सी जबान का नाम क्या रखा उन्होंने? कंप्यूटर्स आपस में जो बात करेंगे, प्रोटोकॉल। उन्होंने कहा कंप्यूटर्स आपस में बात करेंगे तो उसके लिए हमें प्रोटोकॉल चाहिए। जब हम कंप्यूटर्स को समझाएंगे भाई ये वाली डॉक्यूमेंट इस डॉक्यूमेंट से कनेक्टेड है, वो वाली उससे कनेक्टेड है, वो इससे कनेक्टेड है, वो उधर वापस इससे कनेक्ट हो रही है, हम कंप्यूटर को ये तमाम चीजें समझाएंगे, इसके लिए हमें चाहिए होगा एक प्रोटोकॉल। उस प्रोटोकॉल को उन्होंने नाम रखा, क्या नाम रखा था उसका? बस। अब यह है HTTP के अंदर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये नोट्स के अंदर मेंशन है, वैसे अगर आप लोग नोट्स देखो तो मैंने बताया हुआ हाइपर HTTP का एब्रिविएशन दिया हुआ है। तो अब देखो हाइपर टेक्स्ट, अब तुम लोग बोलोगे यार हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इतने सारे अल्फाज। भाई प्रोटोकॉल क्या चीज है? जबान होती है, रूल्स रेगुलेशन आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। मेरा ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्रोटोकॉल जबान हो गई, ट्रांसफर मतलब मुंतकिल करना। और हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट के अंदर एक इजाफी कैपेबिलिटी के आपस में पेजेस कनेक्टेड है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल जो हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। इसको इसके अलावा उन्होंने एक और चीज बनाई, उसका नाम उन्होंने रखा HTML, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वजह क्या है, उनको क्यों लिखना पड़ा? उन्होंने कहा ये जो पेज जो बनाओगे ना, ये पेज तुम वर्ड में नहीं बना सकते, ये एक्सेल में नहीं बनेगा, ये फोटोशॉप में नहीं बनेगा, ये तुम्हें HTML में बनाना है। तुम डॉक्यूमेंट के HTML में लिख देना और उसको ट्रांसफर करना है HTTP की मदद से, तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि मैंने किस ये डॉक्यूमेंट उससे कनेक्ट हो रही है, उससे कनेक्ट हो रही है, ठीक है। बिल फर्ज अगर आप लोग भी, जैसे मिसाल के तौर पर प्रैक्टिकम की फाइल की बात हो रही है, तो प्रैक्टिकम की फाइल के अंदर भी मिस आपको बताएंगे भाई पहले नंबर पे असाइनमेंट आएगा, ठीक है, असाइनमेंट का ये आएगा, तो ये प्रोटोकॉल रूल्स तय हो रहे हैं ना कि इस तरीके से आपकी फाइल बन रही है। अब किसी के पास भी वो प्रैक्टिकल की फाइल आएगी, उसको देख के समझ जाएगा कि इसके अंदर उन्होंने किस चीज को, किस सीक्वेंस को फॉलो किया, ऐसा ही है। तो इसी तरीके से आप जो पेज बना रहे हैं उसके अंदर भी आपने किसी न किसी लैंग्वेज को फॉलो करके लिखना है। तो उस लैंग्वेज को उन्होंने, जो लैंग्वेज उन्होंने बनाई उसका नाम क्या रखा? HTML। और उसको ट्रांसफर किस तरीके से कर रहे हैं? HTML क्या कर रहा है? उस पेज को लिखने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। HTML पेज को लिखने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ओके, और HTTP उसको ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पे ओके वर्षा, मैंने अभी क्या कहा, HTML किस लिए इस्तेमाल हो रहा है और HTTP किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? ट्रांसफर करने के लिए। देखो अभी इस पूरी कहानी के अंदर से आप लोग को क्या हुआ सुंदर, क्या हुआ इस पूरी कहानी से आप लोग को क्या क्या चीजें समझ में आ गई? अब तक की जो हमने बात की, हमने नेटवर्क और इंटरनेट का फर्क भी समझ लिया, ठीक है, हमने ये भी समझ लिया कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी चीजें हो रही होती है, वॉइस चैट भी हो रहा होता है, ठीक है,
और आपका स्क्रीन शेयरिंग भी हो रही होती है, वीडियो शेयरिंग हो रही होती है, फाइल ट्रांसफर हो रही होती है, हर चीज के लिए उसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं। एक चीज जो बहुत ज्यादा है, जो इंटरनेट का सबसे मेजर पोर्शन है, मोर देन 90%, वो है वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, वर्ल्ड वाइड वेब की कहानी कहां से शुरू होती है? उसकी शुरू होती है हाइपरटेक्स्ट से, कि डॉक्यूमेंट्स को आपस में कनेक्ट कर दो। ठीक है, डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए, पेज को लिखने के लिए क्या यूज करो, और उसको ट्रांसफर करने के लिए HTTP यूज करो। अब आपको इस तमाम चीजों को फर्क समझ में आ गया। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। ओके, लेकिन वो है इंटरनेट का हिस्सा। ओके, वो इंटरनेट नहीं है। बात हो गई? अच्छा, अब देखो, हमने कहा कि यार एक बात हमने कर ली, लिखने के लिए क्या यूज करें? HTML, ट्रांसफर के लिए करें HTTP, इसको दिखाने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा। क्या ख्याल है? देखो, मैंने मिसाल के तौर पे मैंने वीडियो बना ली, राइट, मैंने वीडियो सेंड कर दी। वीडियो को देखने के लिए क्या चीज चाहिए आपके पास? मैडम, गर्मी लग रही है। वीडियो को देखने के लिए क्या चीज होनी चाहिए? क्या चीज? आपका नाम क्या था? निम्रा। ओके जी, निम्रा, क्या चाहिए होगा वीडियो देखने के लिए? अच्छा, मेरे ख्याल में वीडियो प्लेयर चाहिए होगा। वीडियो तो दे दी ना मैंने आपको, लेकिन अगर आपके पास वीडियो प्लेयर नहीं होगा तो आप वीडियो देख सकते हैं। देखो, समझ में आ रही बात? वीडियो बना दी, वीडियो दे भी दी, लेकिन चलाने के लिए क्या चाहिए? प्लेयर चाहिए। डॉक्यूमेंट लिख ली, पेज लिख लिया मैंने HTML के अंदर, पेज मैंने आपको सेंड भी कर दिया HTTP पे, लेकिन उसको देखने के लिए भी तो कुछ चाहिए। अब उसको देखने के लिए क्या चीज चाहिए होती है? एक मिनट, उसको देखने क्या चाहिए, क्या बताएं? अच्छा देखो, ये आपका नाम? ओके, बात आहिस्ता से समझ सीख लूंगा मैं। अच्छा, ये कह रही है मैडम कि हमें जो है उसके लिए स्क्रीन चाहिए होगी। देखो, ये तो वही वाली बात होगी कि वीडियो देखने के लिए स्क्रीन चाहिए, लेकिन मैंने क्या कहा, स्क्रीन वाला जवाब गलत है। आपको वीडियो प्लेयर चाहिए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो उस वीडियो को चला सके। ठीक है, एक बार फिर सवाल को समझो। पेज लिखने के लिए HTML, पेज ट्रांसफर करने के लिए HTTP, उस पेज को देखने के लिए क्या चाहिए? ओके, मरियम, ब्राउजर चाहिए। याद आया, मैंने क्लास में पढ़ाया था कि ब्राउजर का काम होता है कि HTTP के डॉक्यूमेंट, HTTP से डॉक्यूमेंट साइज उसको दिखा सके। ओके, चलो जी, HTTP, HTML और ब्राउजर। अब ये टिम बर्नर साहब का कमाल था। टेड नेल्सन साहब अभी भी जिंदा है, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े काम किया। और ये आप लोग अगेन, आप लोग शायद रियलाइज नहीं कर रहे, हो कि हाइपरटेक्स्ट कितनी बड़ी इनोवेशन थी, कितनी नई बात थी, लेकिन वो उस सिस्टम को प्रपोज करने के बावजूद नाकाम रहे। इस सिस्टम को कामयाब पहुंचाने वाले साहब थे टिम बर्नर, जिन्होंने 1989 में सन में काम करते हुए, CERN, सन में काम करते हुए उन्होंने ये 3 चीजें प्रपोज की और बनाई। लिखने के लिए HTML, ट्रांसफर करने के लिए HTTP, और उसको देखने के लिए ब्राउजर। अब समझ में आया? ठीक है, जो चीज टेड नेल्सन साहब नहीं कर सके, वो टिम बर्नर ने करके दिखा दी। लेकिन तुम देखो, ये बहुत बड़ा काम था। 1960 से लेकर 1989 तक कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी, ये उनका कमाल था। ठीक है, अब देखो, बोर्ड साफ करें, आप बोर्ड साफ करें। अब हमारे पास जो है इस तरीके से आपके पास ब्राउजर्स बन गए। ठीक है, जो पहला ब्राउजर था उसको बनाने वाले साहब टिम बर्नर ही थे, उन्होंने ब्राउजर बना दिया। क्या हो वो करिए ना, और उसकी तस्वीर लेनी चाहिए थी, फिर मैं भूल गया। अच्छा, तो कहाँ बात पहुंची थी? पहला ब्राउजर बनाने वाले टिम बर्नर साहब थे, उन्होंने सारी की सारी चीजें बना के दी। ये भी अभी जिंदा है, बहुत बड़ा इनका अगेन बहुत बड़ा कारनामा था। ठीक है, कि उनके तमाम जो मिसिंग कंपोनेंट्स थे ना, जैसे मिसाल के तौर पर इल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था पाकिस्तान का, अमली जामा किसने पहनाया? कायदे आज़म ने। और भी बहुत सारे लोग थे, और भी बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे फैक्टर्स थे, लेकिन बहरहाल तमाम फैक्टर्स मिले तो आपको चीजों को कामयाबी मिली। तो इसी तरीके से टेड नेल्सन साहब ने कॉन्सेप्ट दिया, और उसको अमली जामा किसने बनाया? टिम बर्नर ने, तमाम के तमाम कंपोनेंट से। अगली क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे। देखो, अगली क्लास में 2-3 बातें करनी है। पहली बात, गूगल मीट सबने इंस्टॉल किया हुआ अपने पास। देखो, अगली क्लासेस के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, लैब वगैरह का भी हमें सिस्टम बनाना है। ठीक है, तो अब अगेन आज क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए, अपनी अटेंडेंस को इंश्योर करें। आज मेरे ख्याल में क्विज के चक्कर में आया, मैं ट्यूसडे को क्विज ले लूंगा। ओके, यही होगा, क्योंकि मुझे क्लास कवर भी करवाना है, सब कुछ करना है।
क्विज़ेस बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंडली उसको जरूर जरूर लाजमन अटेंड करें। नेक्स्ट क्लास के अंदर उम्मीद है कि 10-15 मिनट चलेंगे सिर्फ और सिर्फ लेक्चर के, उसके बाद क्विज होगा। ओके, और उसी के अंदर फिर मैं आपको मार्किंग स्कीम समझाऊंगा कि मैं किस तरीके से क्विजेस दूंगा, किस तरीके से अपना स्कोर आप चेक कर सकते हैं और किस तरीके से आपने उसको बार बार करना है। पूरी कहानी जो होगी वो अगली क्लास के अंदर होगी। इसके अलावा अगली क्लास में हमने ब्राउजर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है कि पहला ब्राउजर कौन सा था, दूसरा तीसरा कौन सा। ठीक है, आप लोग अपने मोबाइल पे गूगल मीट को इंस्टॉल कर लें। ठीक है, गूगल मीट इंस्टॉल करें। गूगल मीट के जरिए से हमने और भी बहुत सारी चीजें आपके तक पहुंचानी इंशाल्लाह ही आज। ओके, अब क्लास के अंदर एक बात बता रहा हूँ, किसी को भी अगर डिस्कॉर्ड के अंदर कोई इश्यू आ रहा है, ओके, डिस्कॉर्ड में किसी को भी इश्यू आ रहा है तो अपने इश्यूज के लिए मरियम खान से रब्ता करें। बस हमारी क्लास के अंदर मरियम खान के जिम्मे है कि डिस्कॉर्ड के इश्यूज को रिजॉल्व करना। मेरे पास नहीं आएंगे, किसके पास आएंगे? मरियम खान के पास आएंगे। इस तरीके से हम लोग क्लास के अंदर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते चले जाएंगे। लैब के अंदर भी कोई 2-3 बच्चे होंगे जो लैब को लेकर चल रहे होंगे, मैं नहीं लेकर चल रहा हूँ। तो आप लोग मेंटली इन तमाम चीजों के लिए रेडी रहे। मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, जिन जिनकी अटेंडेंस लेता जाओ वो चाहे तो क्लास को छोड़ के चले जाए, क्योंकि आप लोग के ब्रेक का टाइम शुरू हो चुका है। ओके जी, अब सबा और वो दूसरे क्या नाम था उसका, मनहा, दोनों नहीं है। अच्छा देखिए, आज सबा ने एक पॉइंट रेस किया और उनका ये पॉइंट था, उन्होंने कहा सर आपने जो हिस्ट्री वगैरह के बारे में हमें पढ़ा रहे हैं कि ये गरम मसाले और कोयला, इसका कंप्यूटर से क्या ताल्लुक है। ठीक है, तो क्या ख्याल है आपका, इस बारे में क्या जवाब होना चाहिए? निम्रा, एतराज सही है उनका या गलत है? रुबाब आप बताएं, जोर से बोलिएगा। ओके, और कोई? जी, ठीक है, और बोले। ओके, देखो एक जो मेरा पॉइंट है, ठीक है, आपका कोई खास पॉइंट सबा जल्दी बताइएगा। जी, आप आमना। अच्छा, तो मेरा जो अपना ओपिनियन है, बल्कि ओपिनियन क्या बल्कि जो हकीकत है, वो मैं समझता हूँ सबा और आमना का जो पॉइंट है उससे काफी करीब तर है। देखिए, कोई भी चीज आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती। आप मुस्तकबिल के टीचर है, सिर्फ स्टूडेंट नहीं है। आप सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे निमरा कि आप सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे कि आपने जाके कराची यूनिवर्सिटी में पेपर देना है। सिर्फ पेपर देना काफी नहीं है, आपके पास इतनी नॉलेज होना चाहिए कि आप अपने मुस्तकबिल में स्टूडेंट को भी पढ़ा सकें। ठीक है, यही मकसद है कंप्यूटर लिटरेसी का। कंप्यूटर लिटरेसी ये क्लास 9 वाली जो कंप्यूटर साइंस है ये वो नहीं है। यहाँ बताने का मकसद ये है कि आपका टीचर इतना ट्रेंड हो जाए कि जब अपनी क्लास में जाके वो कंप्यूटर का काम कर सके, कि वो जाके क्लास के अंदर कंप्यूटर वगैरह को ना सिर्फ यूज कर सके, उस स्टूडेंट से यूज करवा भी सके। पहली बात, आप देखो इस नुक्ते नजर से इस बात को समझो कि टीचर के लिए जरूरी है कि सिर्फ ये ना हो। आदिल और फहाद, आप लोग के आने से पहले हम बात ये कर रहे थे कि सबा और निमरा का ये एतराज था, मिन्हा का एतराज था कि आप जो कुछ ये पढ़ रहे हैं गरम मसाले कोयला, इसका कंप्यूटर से क्या ताल्लुक है। ओके, अब हम उसकी तरफ आ रहे हैं। आदिल कोई बात ऐड करेंगे इसमें? गरम मसालों का, कोयले का, इस सब का कंप्यूटर से क्या ताल्लुक है? अच्छा चले, आदिल का जवाब ये है कि सर आप क्या बता रहे तो सही बता रहे होंगे। ओके, सही, ये भी सही है, अच्छी बात है, उनके टीचर पे ट्रस्ट है। देखो एज ए टीचर आपके लिए जरूरी है इस बात को समझना और आगे बढ़ाना। कोई भी चीज वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप पाकिस्तानी स्टडीज पढ़ा रहे और वहां जाके आपसे इतना बोले बेटा कायदे को 14 पॉइंट हेडिंग लिखी, देखो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 लिख लिया सारा, ठीक है, अगले दिन में टेस्ट में बट्टा लगा कर आएंगे, तो ये नाकामी होगी। अच्छा टीचर वो है जो पूरा कॉन्टेक्स्ट बता सके कि 14 पॉइंट से पहले लखनऊ पैक्ट था, ठीक है, उसमें ऐसी क्या खामियां थी, तकसीम बंगाल या सिंध जो था, सिंध की कंट्रोलिंग हो रही थी बंबई से, ठीक है, या बंगाल की कंट्रोल, बंगाल के अंदर क्या ऐसे इशूज थे जिसकी वजह से कायदे को 14 पॉइंट्स देने पड़े। अगर आप ये पूरा कॉन्टेक्स्ट बताएंगे तभी आप एक अच्छे टीचर बन सकेंगे। यही हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर बहुत बड़ी खामी है
कि हम लोग सिर्फ बातें नोट्स रट्टा लगवाने पे जोर देते हैं या टॉपिक पढ़ाने पे, उस टॉपिक का जो पीछे पूरा कॉन्टेक्स्ट चला आ रहा होता है उसकी तरफ हम नहीं जाते। फिजिक्स फिजिक्स का बहुत बड़ा दारोमदार मैथ्स के ऊपर है। आप लोगों ने में से अक्सर ने फिजिक्स पढ़ी है, साइंस का बैकग्राउंड है। मुझे ये बताइए कितने टीचर्स ने आप लोगों को पढ़ाते वक्त फिजिक्स की चीजों को मैथ से रिलेट किया था? प्रोजेक्टाइल को पढ़ाते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, प्रोजेक्टाइल पढ़ाते सबने, ठीक है। प्रोजेक्टाइल को पढ़ते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस टीचर ने रिलेट किया था? किसी ने नहीं किया था, ठीक है। ये टीचर्स की थोड़ी नाकामी होती है। अब मैं किसी टीचर को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर क्योंकि स्टूडेंट भी जो होता है वो आता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए, स्पेशली मैट्रिक का और इंटर का। लेकिन अब वो जमाना खत्म हो चुका है, क्योंकि अब आप लोग प्रोफेशनल लाइफ में आ रहे हैं। मैट्रिक में गलती हुई कोई मसला नहीं है, इंटर तो हो गया ना, मैट्रिक के बाद इंटर भी हो गया, गलती हुई कोई मसला नहीं है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। अब जो गलती होगी ना, अब आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। अब आप जो भी गलती करेंगे उसका खमियाजा आपको प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भुगतना पड़ेगा, ठीक है। अब आप लोग को अपनी अप्रोच चेंज करनी चाहिए। अब सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि मैं जो हूँ सिर्फ और सिर्फ नोट्स मैंने याद कर लिए, फला टीचर के नोट्स मिल गए, सर हबीब के नोट्स मिल गए, फॉर एग्जाम्पल काफी हमारे लिए, मिस रबिया के नोट्स मिल गए, काफी हमारे लिए। नहीं, आपको आगे बढ़ के सोचना है। अब जो आपकी खामी होगी, जो कमजोरी होगी, मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाता है बोर्ड में आके पढ़ो। मुझे ऐसे स्टूडेंट नहीं मिले जिन्होंने कहा सर मैंने नहीं करना ना, मुझे क्यों जबरदस्ती ले आते हैं। तो भाई आप बीएड क्यों कर रहे हो? आपने मुझे तो कह दिया, कल कला जब आप जाओगे स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए, क्या वहां पे आप ये बोल सकोगे? वो स्कूल वाले आपको जॉब देंगे? ठीक है, आपको अपनी अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। उसका एक बुनियादी चीज क्या, यू नीड टू अंडरस्टैंड कोई भी चीज वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करती। 200 साल पहले कंप्यूटर क्यों नहीं दरियाफ्त हुआ? तेल जो था, सऊदी से तेल निकलता है ना सारा, पेट्रोल वगैरह सऊदी से निकल रहा है, ये तो हजारों सालों से मौजूद है, ठीक है। ये अभी चंद साल पहले, चंद दिहाइयों पहले क्यों डिस्कवर हुआ? 1000 साल पहले क्यों डिस्कवर नहीं हुआ? कोई भी चीज में पता नहीं की बात नहीं है, कोई भी चीज आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती। हर चीज का कोई एक सीक्वेंस होता है। आज से 200 साल पहले कंप्यूटर क्यों नहीं इजाद हुआ? ठीक है, हर चीज अपने पूरे तमाम पूरी। आप एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये जो आपके टच फोन का इनकलाब आया, मैं आपको बड़े मजे की बात बता रहा हूँ। देखो टच फोन की जितनी भी चीजें थी ना, टच स्क्रीन वगैरह, वजीहा टच स्क्रीन वगैरह के अंदर जितनी भी चीजें थी ना, कि सारी की सारी चीजें पहले से बनी हुई थी। लेकिन जब आईफोन आया तो मार्केट में छा गया। क्यों? पहले क्यों नहीं हो सका? एक और बात बता रहा हूँ, एआई जितना सुना, एआई जितनी रिसर्च होगी ना 1980s तक हो चुकी है। शाज़ो नाज़िर कोई नई रिसर्च हो रही है, तमाम की तमाम रिसर्च पहले की मौजूद है, उसी रिसर्च पे काम हो रहा है। मुझे बताओ एआई रेवोल्यूशन पहले क्यों नहीं आया? जब मैं ये बात बिल्कुल एग्जैक्ट को बता रहा हूँ कि 1980s 60s में लोगों ने जो रिसर्च पेपर लिखे थे, उन्हीं के बेस पे आज की एआई काम कर रही है। अब मुझे बताओ अभी क्यों, पहले क्यों नहीं आया, अब क्यों आया? नहीं, ये वाला जवाब भी गलत है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अभी जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि देखो कोई भी चीज वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब जब मैं गरम मसाले की एग्जांपल दे रहा हूँ, कोयले की एग्जांपल दे रहा हूँ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का समझा रहा हूँ, तो मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ कि बेटा कोई भी चीज आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती। कंप्यूटर अगर पढ़ रहे हैं तो सोचें कि इसका पहले हिस्ट्री से क्या ताल्लुक है। अगर हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना आता तो हमें कंप्यूटर की जरूरत ही नहीं पड़ती, कंप्यूटर इजाद ही नहीं होता। तो पूरा कॉन्टेक्स्ट आपके जहन पर होगा तो चीजें आपके लिए समझना आसान है। एक बड़ा आसान तरीका मैं खड़े होकर बोलूँ, हाइपरटेक्स्ट ये होता है, और एक तरीका ये कि उसको पीछे से लेते हुए आओ कि समझ में आए कि हाइपरटेक्स्ट की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, मेरे ख्याल में अब क्या ख्याल है, सबा और बिन्हा के सवाल का जवाब मिल गया। यहाँ पे किसी के जहन में अभी भी कोई सवाल है? कि कोई भी सवाल हो, कोई भी एतराज हो, आप लोग फ्रीली कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, मैं आप सबको अकोमोडेट करने की भरपूर कोशिश करूंगा। अब इसी जमीन में एक और बात आ जाती है। देखो आप लोग अब तक जो पढ़ते आए हो, किस तरह से पढ़ा है, टीचर ने क्लास में आके नोट्स लिखवा दिए, या आप लोग ने दुकान से जाके नोट्स लेकर आ गए, या कोचिंग सेंटर से नोट्स ले लिए, ऐसा ही है। जमाना बदल रहा है, नए तरीके मौजूद है, हम उन तमाम तरीकों को यूज करना चाहिए। एक तरीका याद करने का है, वो कहलाता है स्पेस रिपीटिशन। यहाँ पे हाफिज कौन कौन है? हाफिजा आप है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। हिफ्स के अंदर एक चीज होती है, और ये उसको करेक्ट कर सकती है आमना, कि हिफ्स के अंदर जैसे आपको फॉर एग्जांपल उन्होंने एक सबक दिया, आपने सुना दिया शाम को, चंद दिनों के बाद आपको अगले दिन दूसरा सबक मिल गया, चंद दिनों के बाद वो जो पहले वाला था ना पीर का सबक, वो दोबारा सुनते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर जो देखते पीर वाला सबक सही से याद हो गया, हफ्ते के बाद, 2 महीने के बाद उसकी बारी आती है, वो आगे का सबक भी देते जाते हैं, पीछे वाले का रिवीजन भी करते जाते हैं, ठीक है। लेकिन रोजाना रिवीजन नहीं हो रहा था, वक्फे वक्फे से हो रहा होता है। जो चीज पक्की हो गई उसके अंदर 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, जो चीज बिल्कुल कच्ची है उसका रोजाना रिवीजन हो रहा है, ठीक है। सुनने को बोले क्या कर रही है। तो
अब इस चीज को कहते हैं, ये जो मेथड है पढ़ाने का या याद करने का, वो कहलाता है स्पेस रिपीटिशन। ठीक है, ये हो गई बात। ये चीज पता थी किसी को पहले से? दूसरी बात सुनो, एक और चीजों को याद करने का तरीका होता है जिसे कहते हैं फ्लैश कार्ड्स। किस किसने यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स यूज किए? ओके, आप बताएं फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। आपका नाम भी बताएं अपना। फातिमा, आप है फातिमा, ओके। आपने कल डिस्कॉर्ड पे मैसेज किया था, ओके। फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, मतलब सर बताएं थोड़ा। ओके, यूं समझ लें, थैंक यू फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। इसकी मिसाल यूं समझ लें, आपने एक कागज के इधर आपने सवाल लिखा, ठीक है, उसका आंसर आपने इधर पीछे लिखा। अब आप उसको काट को ताश के पत्तों की तरह, आपने एक कार्ड उठाया, बीच से सवाल आया, आपने सवाल देखा, आपने उसको गैस किया कि इसका आंसर ये है, मेमोरी से पीछे कार्ड को पलट के देखा, उसका आंसर नजर आया, सही था, ओके गुड। नहीं सही था, आपने उसको अलग से रख लिया, ये वो कार्ड है जिनको मुझे राइट करने की जरूरत है। ठीक है, आज की दुनिया में फ्लैश कार्ड्स और स्पेस रिपीटिशन बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ये हमारी बदनसीबी है, ये हमारे सिस्टम की बदनसीबी है कि हम लोग अभी तक उन्हीं नोट्स पे और फोटोकॉपी वाली दुकान पर ही रिलाय कर रहे हैं। मेरी शुरू से कोशिश, जब से मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है, कि हम लोग इसी तमाम तरीकों को यूज करें। अब अपने सिस्टम के लिए हम लोग किस तरह से फ्लैश कार्ड और स्पेस रिपीटिशन को यूज करते हैं, क्विजेस के जरिए से। अभी एक क्विज आप लोग क्लास में अपेयर होकर दे रहे, ठीक है। कोई दूसरे क्विजेस हैं जो आप लोग के डिस्कॉर्ड पे आना शुरू हो जाएंगे। ये वो क्विजेस होंगे जो आपको 3-3 दफा अटेम्प्ट करने होंगे, ओके। बहुत सारे, पिछली दफा मैंने 75 क्विज दिए थे, ठीक है। उनको खैर मसला ये था कि सेमेस्टर के आखिर में दिए थे तो प्रेशर था काफी, लेकिन फिर मैंने डेट भी एक्सटेंड की थी। सेमेस्टर खत्म हुआ था आई थिंक मई को, राइट, लास्ट मई को, और मैंने उनको दिए थे डेट जून 30 तक की। सेमेस्टर खत्म हो गया, प्रिंसिपल साहब को गुस्सा था, रिजल्ट तुमने नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैंने जो बच्चों को टाइम दिया था पूरा का पूरा मैंने अकोमोडेट किया उनको, ताकि उनको प्रेशर फील ना हो। आप लोग के लिए क्या कर रहे हैं, हम शुरू पहले सेमेस्टर से इसको शुरू कर रहे हैं, ताकि जब आखिरी सेमेस्टर तक पहुंचे, सेमेस्टर के आखिर तक, तब तक ये तमाम चीजें आपकी तैयारी हो चुकी हो। हम क्या कर रहे हैं उन क्विजेस के अंदर, एक तो उस क्विज के अंदर सवालों का ऑर्डर आगे पीछे होगा, ऑप्शंस भी आगे पीछे होंगे, ये तो हो गया आसान सी बात। आपने उस क्विज को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसमें आपके नंबर आने चाहिए, फॉर एग्जांपल अबव 18, 20 मार्क्स का क्विज है, 18 आने चाहिए, 18 से कम है तो कंसिडर नहीं हो रहा। वजीहा क्या हुआ, बस हंस क्यों रही थी? मेरी नजर का धोखा था, ठीक। अच्छा जी, तो क्विज आपने करने, ठीक है, 18 मार्क्स अबव। उसके बाद आपने उसी क्विज को अटेम्प्ट करना है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, उसी दिन अटेम्प्ट करती है दोबारा, आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता, ओके। आपको फोर्स करने के लिए, क्यों, हमने देखा बाद स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो ये करते थे कि जैसे एक साथ बैठे खट 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 बार बार किए जा रहे, अब उसमें स्पेस रिपीटिशन नहीं हो रही। आपको अभी एक चीज याद है तो अगली दफा तो याद नहीं होगी। हमने क्या किया, उसके अंदर हमने गैप डाला, लास्ट टाइम हमने 24 घंटे का गैप डाला था, अब हम 2 दिन का गैप डालेंगे, 2 दिन के बाद उसी क्विज को दोबारा करना है, ठीक है। इस तरीके से जो नंबर ऑफ क्विज है 3 दफा आपने करना है, ये मैं तमाम रूल्स लिख भी दूंगा, 3 दफा करना है। हर टाइम के अंदर आपके इतने मार्क्स आने चाहिए, वो टाइम आपके काउंट होती जाएगी। घर बैठ के कर लें, कॉलेज में बैठ के कर लें, लाइब्रेरी में बैठ के, कहीं भी बैठे कर लें, उसका मकसद यही है। किसी ने मुझसे कहा कि सर मेरे पास फला फला शूज थे, उनको मैंने यही कहा भाई ये ऐसा बस स्टॉप पे अगर आप बाइक पे भी जा रहे हो, कहीं पे खड़े हो, मोबाइल से निकालो, जल्दी इसको करना शुरू कर दो। मकसद उसका यही है, आपका बार बार पूरे साल आपकी तैयारी होती चली जाए। हमारे पास इस बात का बाकायदा डेटा मौजूद है, मैंने सर्वे भी कंडक्ट किया, स्टूडेंट से पूछा, उन्होंने बताया कि सर आपके इनको देखो, क्लास में वही वाली बात, क्लास में हर बच्चा पढ़ने के लिए नहीं आता, बहुत सारे टाइम पास के लिए आए हुए होते, राइट। लेकिन जो लोग पढ़ने वाले थे, जिनका स्टडी का रिकॉर्ड अच्छा, सब ने कहा कि हमें इससे बहुत फायदा हुआ है। मैंने कहा पास में पढ़ने के लिए नहीं आते तो वो बैठ के पीछे हंस रही है, इसमें उनका जिक्र हो रहा है। तो जिन लोगों ने उसको सही से किया, प्रॉपर किया, उनको इसकी तैयारी के अंदर उसको बहुत फायदा हुआ। क्यों, साथ साथ उनकी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं और साथ साथ उनकी तैयारी भी हो रही है। क्विज करते वक्त आप लोग के जहन में ये सवाल आ सकता है, सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं था, सिमरन क्या हो गया क्या इस लोग को? आज आप लोग के जहन में सवाल आ सकता है, ये चीज तो आपने पढ़ाई नहीं थी, जैसा इस जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, वर्ड यूज किया, इसका मतलब क्या है? सर इंग्लिश बड़ी मुश्किल है। देखो यहाँ पे अगेन अब उस स्टेज पर आ गए हो कि आप लोग ने खुद आगे बढ़ के टीचर बनना है।
आप लोग को यहाँ पर जो रिसर्च करवाई जाती है, जो रिसर्च अच्छा सुन रहे होंगे आप लोग के सीनियर्स कर रहे हैं, वहां मकसद उस एक्शन रिसर्च का यही होता है कि कल कला जब आप एज ए टीचर क्लास में जाए और आपको रिसर्च करनी पड़े तो कर सके। इसी तरीके से क्विज के अंदर अगर कोई मुश्किल लफ्ज आ जाता है, आपका काम है कि सोचें यार इसका मतलब क्या है। ठीक है, आप लोग ये कह सकते हैं कि सर आपने सवाल दिया, फॉर एग्जांपल मैं भी सवाल देखेंगे आप लोग क्विज के अंदर, सर आपने ये चीज तो पढ़ाई नहीं थी। देखो मैंने हर चीज पढ़ा दी है, फर्क सिर्फ इतना है उन अल्फाज में नहीं पढ़ाई। या आप लोग स्कूलों में जो पढ़ा रहे हैं, आप लोगों ने स्कूल के अंदर ये चीज नोट की होगी कि बाद स्कूल में क्या होता है कि जैसे जो टीचर ने जो होमवर्क दिया होता है उसी में से पेपर आ जाता है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन। अब बात अच्छे स्कूलों में ये होता है कि सवाल वो घुमा के देते हैं। ठीक है, पैसेज दिया हुआ होता है, उसमें ये नहीं पूछते इसने क्या कहा उसने क्या कहा, वो घुमा के देते हैं इसके अंदर क्या बात हो रही है, उसने कहा क्या, इसका मतलब सही था या गलत था। एक चीज आपको सोचने पे मजबूर कर रही है और एक चीज आपको रट्टा लगाने पे मजबूर कर रही है। मेरे लेक्चर्स कॉम्प्रिहेंसिव है, मैंने तकरीबन हर बात को कवर किया है, लेकिन सवाल को देखते हुए आपको लगेगा इसमें कोई नई बात हो रही है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, गौर करके समझें, लेक्चर से उसको रिलेट करने के देखें, लेक्चर से रिलेट करेंगे आपको उसका सवाल का जवाब इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। हाँ एग्जैक्टली उन्हीं अल्फाज में नहीं मिलेगा, ये मैं पहले से बता रहा हूँ। ठीक है, फिर इसी तरीके से मरियम ने एक एतराज ये किया था कि आपकी जो एग्जाम्पल्स है हम उसको लिख नहीं पाते या क्या करना चाहिए। देखो मेरी बात यहाँ पे ये होती है, जो मैं एग्जाम्पल्स दे रहा होता हूँ, अब आप देखो प्रोटोकॉल की मैंने एग्जाम्पल दी कि जी वो बिल्डिंग है, आपसे कल कल कोई सवाल पूछेगा तो आप वहां ये नहीं कहेंगे प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि एक बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग में वो कहे क्या कह रहे हो भाई। कुकीज का मतलब आप ये नहीं कहेंगे सर वो गजनी फिल्म थी ना कुकीज के बारे में। ठीक है, ये नहीं कहना। इन सब एग्जाम्पल्स का मकसद क्या होता है कि आप उन चीजों को समझ सकें, अब वो एग्जाम्पल्स आपके जहन में रहे। अब आपको कुकीज की डेफिनेशन याद हो ना हो, गजनी जरूर याद रहेगी। गजनी याद रहेगी तो वहीं से जहन में कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा, कुछ ना कुछ आपस में होरिया का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा कि जी वहां पे अगर उन्होंने गजनी के अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था तो यहाँ पे भी कोई उसी से कुछ रिलेटेड चीजें, और इंशाल्लाह ताला आपका आंसर खुद ब खुद बनता चला जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारा लेक्चर भाषण बहुत बड़ा हो गया, अब हम लेक्चर का क्विज का आगाज कर रहे हैं।